और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों का रुख करेंगे, बात भोपाल की करेंगे, जहां राजधानी भोपाल में जल्द ही प्रधानमंत्री ई बस सेवा की शुरुआत होने जा रही है। पूरी तरह से बिजली से चलने वाली यह आधुनिक बस शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने का काम करेगी। इससे पहले मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में शामिल होने के लिए सभी मंत्री जगदीशपुरा के चमन महल तक इसी नई बसों से पहुंचे और बसों का अनुभव भी उन्होंने लिया। इस मौके पर टीवी 27 न्यूज के संवाददाता विनोद तिवारी ने भी इस अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसों का जायजा लिया है। एक बार आपको भी दिखाते हैं। ट्रांसपोर्ट को एक नई सुविधा मिलने जा रही है 25 जुलाई से, जिसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। आप देखेंगे नई ये ई प्रधानमंत्री बस सेवा, ये देखिए आप, ये गाड़ियां लगभग 25 भोपाल में आ गई, 25 सीटर गाड़ियां हैं और अब ये कुछ दिनों बाद रोड पे दिखेंगी और पूरी तैयारी इनकी हो गई है। बाकायदा पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, हम आपको अंदर लेके चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये गाड़ियां जो अब भोपाल की रोड पे फर्राटे भरेंगी, उसके पहले देखिए आप पूरी व्यवस्था यहाँ कर दी गई। सब ऑटोमेटिक डोर हैं इसके, और सबसे बड़ी बात है कि भोपाल के ट्रैफिक को देखते हुए बहुत छोटी बसें बनाई गई हैं ये। और जिस तरह से पेट्रोल डीजल बचाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके बाद ये बसें जो है भोपाल की सड़कों की शान बनेंगी। तो आइए हम आपको अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब ये पूरा आप मामला देख लीजिए। ये बसें बहुत छोटी बनाई गई हैं, बहुत खूबसूरत बसें बनाई गई हैं और इसमें पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम बनाया गया हुआ है। पहले हम ड्राइवर साहब से बात करेंगे, उसके बाद देंगे। ये बताइए सर, ये बसें क्या विशेष है इस बसों में? सर इसमें एसी लगा हुआ है और बाकी की हर चीज़ ऑटोमेटिक है। अच्छा, के साथ 8 कैमरे लगे हुए हैं बाहर भी। और आज कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित की गई थी, जिसको लेके डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जो है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। जिसके कारण से हमारे उस अतीत की गाथाओं में ये एक अलग कहानी के रूप में आगे जाना गया है। लेकिन ये बात भी सही है कि यहाँ उस काल के बाद ही लगभग 11 साल का सिंधिया शासनकाल भी रहा है। होगा जानकारी देंगे। लेकिन अभी हम वापस कैबिनेट में आते हैं। कैबिनेट के लिए आज का दिन कई कारणों से बहुत महत्व का है। आज मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता 2026 के विधेयक का अनुमोदन कैबिनेट के माध्यम से हुआ है और ये मध्य प्रदेश निरसन विधेयक 2026 का अनुमोदन हमारे लिए राज्य के अंदर क्या राम क्या रहीम सबकी बराबरी का मौका देने वाला एक बड़ा नियम लग रहा है, जिसके कारण से हमने अपनी इस अधिनियम को लागू करने के पहले, वैसे तो विधानसभा में एक्ट पारित हो जाता, लेकिन आम जनता से जुड़ कर के बातें पहुंचाने के लिए लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी समान नागरिक संहिता की लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के माध्यम से हमने अपने 51 जिलों में जन परामर्श बैठकें संपन्न की। 10 संभाग में वो बैठकें हुई और भोपाल में भी राज्य स्तरीय परामर्श हुआ। वो राज्य स्तरीय परामर्श में भी सभी राजनीतिक दलों के साथ, विविध हमारे धर्म के या अलग अलग सामाजिक क्षेत्र के संगठनों के साथ सबसे विस्तार से चर्चा हुई, उनसे बातचीत भी हुई। और जैसा कि मैं आपको आपकी जानकारी में है, जब हमने राजनीतिक दलों को बुलाया तो उसमें आप पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सारे लोग आए, लेकिन नहीं आए तो कांग्रेस के लोग नहीं आए। पता नहीं कांग्रेस के लोगों को ये इस हिंदू मुसलमान के वोट में क्या दिखता है। उनके लिए एक देश एक निशान एक प्रधान पे सदैव दुविधा रहती है। कोई बात नहीं, उनकी वो जाने, हमारे लिए तो आगे बढ़ने का मौका है। हमने जब अपने सभी धर्मों की समानता के लिए आगे बढ़ने का संकल्प किया, और ये भी उल्लेखनीय है कि जब रिपोर्ट सबमिट हुई और जानकारी आई तो उस जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए। और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है
नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। कई लोगों ने उनसे प्रश्न भी किया कि आप इस पे समर्थन कैसे दे रहे हैं, तो उनने खुलकर कहा कि हमारी भी माताएं बहनें हैं, हमारे लिए भी हमारी बहनों की ज़िंदगी को, अगर हिंदू भाई बहनों की बहन की ज़िंदगी इस एक्ट से सुरक्षित होती है तो मुस्लिम भाई बहनों की बेटियों के साथ क्यों अन्याय होना चाहिए। ऐसे करके सभी क्षेत्रों में सभी प्रकार से एक बात उल्लेखनीय है कि हमारे द्वारा इसमें लगभग 3.49 करोड़ SMS भी भेजे गए। हम जनता के अंदर नीचे तक जितनी बात पहुंचा सकते थे हमने सभी संचार साधनों का, सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ तक कि कार्यक्रमों के अंदर होने वाली सभाओं में भी इस विषय को नीचे तक उतारने का सभी मंत्रियों के साथ, मेरे स्वयं सहित सभी संगठनों के साथ हमने ये बातें नीचे पहुँचाई। जैसा मैंने बताया कि लगभग 10 लाख प्रतिक्रिया हमको इसके माध्यम से प्राप्त हुई, और जब ये धीरे धीरे करके चारों तरफ से हमारी बातों का समापन की तरफ हम आए तो आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 70 साल के इतिहास में ये युगांतकारी क्षण है जिसकी साक्षी 8.5 करोड़ जनता बन रही है। जब हम मध्य प्रदेश की धरती पर समान अधिकार, समान अवसर, समान नागरिक, समान न्याय के स्वर्णिम चतुर्भुज के उदय की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 को सहर्ष सर्वानुमति से स्वीकृति प्रदान की है। मैं हमारे सभी माननीय मंत्रिमंडल के साथियों के साथ आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा। इस विधेयक को 20 जुलाई 2026 से प्रारंभ हो रहे विधानसभा के सत्र में रखने के लिए हमारी कैबिनेट की अनिवार्यता की बाधा या उसकी मदद से हमने इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है। ये बात सही है कि भारतीय संस्कृति में समानता का भाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वेद वाक्य के उद्घोष के साथ होता आया है। हमारे लिए समानता भारतीय संस्कृति का, भारतीय संस्कारों का सदैव अभिन्न अंग रहा है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, हमारे संकल्प समान हो, हमारी सोच समान हो, हमारी संवेदना समान हो, ताकि हम सब एकता, समरसता और सद्भाव के प्रतिमान स्थापित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2047 के विकसित भारत के निर्माण के लिए जो उद्घोषित वाक्य है जन जन की ज़ुबान पे चढ़ा हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये जो बात है, ये मंत्र है, ये ही इसकी पहली शर्त है कि समाज में बिना किसी भेदभाव के सबको अपना अधिकार मिले और कानून सभी के लिए बराबर रहे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब परमात्मा और प्रकृति इंसानों के बीच भेद नहीं करती तो ये भेद करने का अधिकार आखिर आया कहाँ से। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में भी नमन करता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 14 और 44 में समान नागरिक संहिता समान अधिकार एवं समान अवसर का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हम ऐसा कानून लाएंगे जिसमें राम, रहीम, रविंदर और राबिन सब एक समान हो। मुझे बेहद प्रसन्नता है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिया गया ऐतिहासिक नारा, एक प्रधान, एक निशान, एक विधान, मध्य प्रदेश की धरती पर साकार होने जा रहा है। समान नागरिक संहिता की तैयारियों के संबंध में केवल आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। समान नागरिक संहिता वर्ष 1961 में पहली बार गोवा राज्य में लागू हुई थी। उसके बाद 2025 में उत्तराखंड, 2026 में गुजरात और तत्पश्चात असम की विधानसभा में इसको पारित करने की पहल हुई है। दिनांक 27 अप्रैल 2026 को माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 7 समिति सदस्यों का गठन किया गया था, जिस समिति में प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कानूनविद, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी सभी कुछ सम्मिलित हुए थे और प्रचलित कानूनों का अध्ययन किया गया। समान नागरिक संहिता के अन्य राज्यों के मॉडल का भी अध्ययन किया गया। जन परामर्श बैठकों का आयोजित कर सभी हित पक्षों से सुझाव भी लिए गए।
जन परामर्श हेतु एक पृथक वेब पोर्टल तैयार करके 22 मई 2026 को इसको पब्लिक में लॉन्च किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़े, जैसे मैंने बताया कि लगभग 3,49,00,000 SMS हमने जनता के बीच दिए हैं। समिति को वेब पोर्टल पे लगभग 10 लाख, एक्चुअल संख्या देखो तो 9,58,675 सुझाव प्राप्त हुए। जन परामर्श के लिए जिला स्तर राज्य स्तर पर 50 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया। बैठकों में 1,134 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों का संख्यात्मक सार इस प्रकार से 93.54 93.54% नागरिकों ने इस प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का समर्थन किया। लगभग 94% लोगों ने इसका समर्थन किया, ये उल्लेखनीय है। 92.20 अर्थात 92.20% नागरिकों ने माना कि सभी समुदाय में महिला और पुरुषों के लिए समान कानून होना चाहिए। 91.32 लोगों ने माना कि समान नागरिक संहिता से भेदभावपूर्ण तलाक कानूनों को समाप्त करना चाहिए, जो कि एक लिंग की दूसरे को अधिक लाभ देने की दिशा में गलत कदम उठाती है। 92.66 लोगों ने इस बार भी सहमति दी है कि सभी समुदायों को महिला और पुरुषों की संपत्ति में भी समान अधिकार मिलना चाहिए। ये सभी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके इसमें बात रखी गई है। 90.96 लोगों ने माना कि व्यक्तिगत कानूनों के कारण नागरिकों को कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इससे मुकाबला करने के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। 86.78 मतलब 86.78% लोगों ने कहा कि समान नागरिक संहिता को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू किया जा सकता है। कुल मिलाकर के दोबारा मैं परसेंटेज नहीं दोहराऊंगा, ये फिर वापस लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन समान नागरिक संहिता इसके जो 4 महत्वपूर्ण पिलर्स है, ये चारों पे मैं बात करना चाहूँगा। विवाह इस राज्य में इस नियम के बाद एक ही लागू होगा, दूसरा विवाह निषेध माना जाएगा। जब तक कि कानून सम्मत रूप से विवाह विच्छेद नहीं हो तब तक दूसरे विवाह की परमिशन उसको नहीं रहेगी। विवाह विच्छेद में भी केवल शब्दों से कोई विवाह विच्छेद नहीं कर पाएगा। तलाक 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 या ऐसे जो चीज़ें हैं, इससे इसको मुक्ति दिलाई गई है। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही तलाक का दोनों पक्ष के बीच में निर्णय के आधार पर लागू किया जा सकेगा। उत्तराधिकारी का चयन भी उसी प्रकार से रहेगा। जो उत्तराधिकारी आमतौर पे होते हैं, इस कानून के बाद सबको समान रूप से उत्तराधिकारी एक कानून से चलने के लिए बाध्यता रहेगी, और एक उत्तराधिकारी में महिला पुरुष का भी अधिकार कम ज़्यादा नहीं होगा, दोनों को समान होगा। कुछ कानूनों में पहले महिलाओं को आधा अधिकार दिया गया था, तो ऐसे में बहनों को भाइयों को समान अधिकार इस कानून के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये जो एक नई प्रथा है, उस प्रथा में जो भी सिस्टम है, तो अगर आप लिव इन रिलेशन रखना चाहते हैं तो उसमें भी आपको आयु सीमा के अंदर ही 1 महीने से कम समय में पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के बाद रहने की छूट है, चाहे जो नहीं रह सकेगा। तो 21 साल का पुरुष और 18 साल से बड़ी महिला या बहन जो भी होगी वो इसका अंदर आएंगे, और इसमें भी अगर उनका विवाह हुआ है तो इसमें इस दायरे से वो बाहर हो जाएगी, जब तक कि वो सारी प्रक्रिया विवाह संबंधी कोई अपना उस प्रकार के कोई बाधा उनके जीवन में अगर आ रही तो वो इससे नहीं रहेंगी। स्वैच्छिक रूपता को थोड़ा इसमें रोका गया है। समान नागरिक संहिता में युगांतकारी प्रभाव, खास करके धार्मिक स्वतंत्रता, ये सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कानून है। इसमें किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सभी धर्मों का समान सम्मान करने के लिए कानून को लगाया गया है। महिलाओं के लिए भी सभी प्रकार की बहनों के लिए समान रूप से उनकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान या उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं जो चलाई गई थी, बहुत सारे प्रकार की जो
उन सारी प्रथाओं को रोकने का प्रयास किया है। आदिवासी अंचल हमारे जो अनुसूचित जनजाति या संरक्षित रूढ़िगत आधार वाले व्यक्ति समूह जो हमारे घुमंतु अर्ध घुमंतु आते हैं, उनको इसमें अपवाद रखा गया है, उसको इस दायरे से इतर रखा गया है। सभी धर्मों की बात मैंने कही कि सभी धर्मों के लिए एक समान शर्त है। धार्मिक समारोह, अनुष्ठान, रीति रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो एक जैसी मानना है। जिसको पूजा करना वो पूजा करे, जिसको बाकी अपने रीति रिवाज का पालन करना, धर्म अनुसार अपने अपने आचरण का, उसको इसमें पूरी छूट दी गई है, उसमें कोई इसमें परेशानी नहीं है। विवाह की न्यूनतम आयु सभी के लिए 21 वर्ष है, महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। इससे वो जो गलत प्रथा थी, यौवन आधारित अलग अलग आयु में विवाह की जो प्रथा थी, वो विवाह की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया है। विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन सबका होगा। अब ये हम सब गौर करें, विवाह का पंजीयन पंचायत से लेकर के नगरीय निकाय तक, ग्रामीण स्तर में, शहरी स्तर में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रहेगा। एक जीवन साथी के रहते हुए दूसरे जीवन साथी दूसरा विवाह करने की परमिशन नहीं रहेगी, मैंने पूर्व में उल्लेख किया है। ये इस तरह की चीज़ों को अपने यहाँ रोका जाएगा। न्यायालय के बाहर विवाह विच्छेद नहीं किए जा सकेंगे। पुत्र पुत्रियों को समान अधिकार की बात मैंने पहले कर दी है। महिलाओं को संपत्ति में भी हस्तांतरित उसी प्रकार से होंगी जैसे पुरुष को होती है, इसमें कोई अंतर नहीं रहने वाला है। ये बाकी तो बातें हो गई। यदि व्यक्ति, कोई विवाहित व्यक्ति लिव इन संबंध बनाता है तो 5 साल तक की सज़ा होगी उसको। ये हमने कठोरता से लागू कराया है, इसमें छूट नहीं है। न्याय सबके लिए समान है, अधिकार सबके लिए समान है, अवसर सबके लिए समान है। और यही संविधान निर्माताओं का सपना है, ये हमारी सरकार का सपना भी है। मैं मान के चलता हूँ, जब इतना अच्छा नियम, इतना अच्छा कानून बना है, तो सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूँ कि वो अपने दलगत राजनीतिक नुकसान नफ़े के बजाय प्रदेश की जो जनता की बेहतरी के लिए साथ आकर सामाजिक समरसता, महिला सम्मान, राष्ट्रीय एकता के प्रतिबिंब इस कानून को लागू करने में पुरजोर समर्थन दे। ये मैं आपके सबके माध्यम से सबसे अपील करना चाहूँगा। इस कानून को लाने का लक्ष्य विभाजन को विश्वास में बदलना, अन्याय को सम्मान में बदलना, सुझाव लेने के दौरान मिले गए सुझावों पर या जन समर्थन से मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हर वर्ग, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों ने अपने अपने तय इस विधेयक का पुरजोर समर्थन किया है। अंत में समिति के सभी सदस्यों का, विधेयक से लाने जुड़े वाले सारे अमले का और प्रदेश की जनता जनार्दन का मैं आभार मानता हूँ। एक मिनट, ये मेरा एक विषय हुआ, अभी दूसरे बाकी है। तो ये अभी एक विषय, एक समान नागरिक संहिता का पारित हुआ है। अब इतनी देर में सब दूसरे पे भी बोलूँगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब की थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि अपना इसको समेटना पड़ेगा। हमने अपने व्यापार व्यवसाय के साथ सभी क्षेत्रों में सरलता से सभी गतिविधि को संपादित करने के लिए बिजनेस के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 को भी पारित किया है। ये हमारे लिए एक छत के नीचे सभी प्रकार की अलग अलग प्रकार की स्वीकृतियों को लाते हुए सरलीकृत रूप से उल्लेखनीय यह है कि नीति निर्माता के मामले में पॉलिसी के आधार पर राज्य में शासन करने के लिए मध्य प्रदेश देश भर में नंबर 1 का राज्य है। सबसे पहले इसमें चल रहा है, जो भारत सरकार के सभी सुझावों का सरलीकृत रूप से तुरंत लागू करने वाले राज्यों में से हमारा राज्य मध्य प्रदेश शामिल हुआ है। अग्निशमन आपातकालीन विधेयक 2026 भी हम सदन में रखने वाले हैं। आज ये भी हमने पारित किया है। आज कई प्रकार की अग्निशमन की कई घटनाएं बढ़ती जा रही है अलग अलग प्रकार से, उसमें सब में विचार करते हुए बहुत सारे विभागों को समेकित रूप से जोड़ते हुए इसमें आपातकालीन सेवाओं के साथ अग्नि घटनाओं को रोकने के लिए जो कानून सम्मत हो सकता है या भविष्य में इसको कैसे हम और कंट्रोल करें। निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2026 को भी आज पारित किया है। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय
और धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 भी हमने आज पारित किया है। उल्लेखनीय है कि हमारे पास पहले केवल एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, अब इसको हम तोड़ करके 2 में जा रहे हैं। और ऐसे में जो जबलपुर विश्वविद्यालय है उसको एम्स की तर्ज का एक बड़ा हॉस्पिटल भविष्य में वो बढ़ते जाए। ये जो बीच के समय में मेडिकल के छात्रों को जो कठिनाई आती थी, कभी सारी परीक्षाएं कोई कारण से कोर्ट लटकाती थी तो पूरा सत्र सभी का हो जाता था। धीरे धीरे बीते समय हमने अपनी नर्सिंग के, पैरामेडिकल के या सारे परीक्षाएं कराने के हमारे सारे सरकारी विश्वविद्यालयों में पहले ये अधिकार दिए थे। अब धीरे धीरे करके हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। राज्य बहुत बड़ा है, ऐसे में एक विश्वविद्यालय की कठिनाई होती है, तो यह 2 में जा रहा है। आगे जा कर के इसके और भी भविष्य में इस तरह से बढ़ेंगे। और वैसे भी शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का विश्वविद्यालय के बजाय ये बहुउद्देशीय विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो बहुउद्देशीय विश्वविद्यालयों की तरफ हमारे सारे, पहले तो सारे सरकारी विश्वविद्यालय इस तरह चलते थे, लेकिन इसको चरणबद्ध रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026 की बात करता हूँ तो अंग्रेजों के शासनकाल के कई नियमों को बदलते हुए ये हमारा मध्य प्रदेश राजमार्ग अधिनियम 2026 को पास किया है। श्रम संहिता के माध्यम से भी हमारे कई सारे श्रमिक बंधुओं के लिए उद्योग धंधों में काम करने के लिए इसमें भी कुछ सुधार किए हैं। और आज़ादी के पहले के 7 कानून जो आज अनुपयोगी हुए हैं, ये अनुपयोगी कानूनों के लिए भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि आज समसामयिक रूप से आज जो ज़रूरी है वो कानूनों को लेकर आगे बढ़े, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें इसमें आ गई है और अब इसमें से ज़्यादा कोई बात बची नहीं है। और फिर भी कोई बची हो तो आप एक है, आप ही तय करो। मैं तो हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में समान रूप से जनता के हितों को कई सारे प्रकार से लागू करने का जब निर्णय किया जा रहा है, ऐसे में उन सुधारों के सिलसिले में हमारी तो जनसंघ के ज़माने से एक देश एक विधान एक प्रधान डॉक्टर मुखर्जी ने हमारे राजनीतिक दल का उदय इस सिद्धांत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वो फलीभूत हो रहा है। हमारा राज्य एक विधान से चलने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। हाँ, एक मिनट एक विषय और रह गया है। हमारे 71 स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटलों का उन्नयन का भी बड़ा विषय हुआ है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के अंदर 100 बिस्तर के 7 हॉस्पिटल, 50 से 45 हमारे जो 50 बेड के हॉस्पिटल भी, 25 हॉस्पिटल 50 बेड के बन रहे हैं। बाकी कई हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन हो रहा है। ऐसे कुल मिलाकर के 29 उप स्वास्थ्य केंद्र से PSC बन रहे हैं। ये बड़ा निर्णय हुआ है। अपने यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के हमारी सरकार लगातार बहुत सारे बदलाव कर रही है। ऐसे में एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, उप स्वास्थ्य केंद्र 6 बिस्तरी 29, 6 बिस्तरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन 19, 30 बिस्तरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तरी, सिविल अस्पताल में उन्नयन 18, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिविल अस्पताल का 100 बिस्तरी अस्पताल में उन्नयन 7। इस प्रकार से 73 हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं, जिसमें हमारा सब मिलाकर 2 माइनस कर दो, 71। उसमें चित्रकूट जैसा स्थान भी धार्मिक दृष्टि से जहां 100 बेड का हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ऐसे हम सब मिला करके एक एक करके इन सारे क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। सर